नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा। खबरों की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से। इजराइल के गाजा सिटी खाली करने के आदेश। यूएन बोला ये 10 लाख लोगों की जिंदगी से खिलवाड़। 13 इजरायली बंधकों की मौत। मोदी बोले P20 समिट संसदीय प्रथाओं का महाकुंभ। आतंकवाद की परिभाषा को लेकर सहमति न बन पाना दुखद। कनाडा की स्पीकर नहीं आई। गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे संजय सिंह। ईडी की रिमांड को दी चुनौती। कोर्ट आज ही इस मामले की करेगा सुनवाई। छब्बीसवीं प्रेगनेंसी टर्मिनेशन केस। सुप्रीम कोर्ट बोला AIIMS का बोर्ड महिला की जांच करे। अगर मनोविकृति मिले तो भ्रूण को बचाने का तरीका बताएं। PFI पर दिग्गी के बयान पर गृह मंत्री का पलटवार। निंदा प्रस्ताव की मांग। बोले किसी मुस्लिम देश ने हमास का समर्थन नहीं किया, कांग्रेस ने कर दिया। अब खबरें विस्तार से। इजराइल ने गाजा के लोगों से कहा है कि वो गाजा सिटी खाली कर दे। 24 घंटे में वादी गाजा में रहने वाले फिलिस्तीन वहां से हट जाएं। वहां रहने वाले लोग उनके दुश्मन नहीं है, वो केवल हमास का खात्मा करना चाहते हैं। हमास ने लोगों से कहा है कि वो अपनी जगह छोड़कर कहीं न जाएं, जहां हैं वहीं बने रहें। वहीं इजराइल के आदेश पर UN के प्रवक्ता ने कहा है कि इस इलाके में 10 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। ये गाजा की आधी आबादी है। इन्हें इतने कम समय में वहां से हटने का आदेश देना उनकी जिंदगी से खिलवाड़ करने जैसा है। इससे मानवीय संकट पैदा होगा। UN ने अपील की है इजराइल इस ऑर्डर को वापस ले। दूसरी तरफ हमास ने बताया है कि गाजा पर की गई इजराइल की एयर स्ट्राइक में 13 इजरायलियों की मौत हुई है। ये उन लोगों में शामिल थे जिन्हें हमास ने 7 अक्टूबर के हमले के बाद बंधक बना लिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को दिल्ली में 9वें G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन P20 का उद्घाटन किया। इसकी थीम एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के लिए संसद रखी गई है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा P20 समिट उस भारत भूमि पर हो रही जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। यह समिट एक प्रकार से दुनिया भर की संसदीय प्रथाओं का महाकुंभ है। कार्यक्रम में 25 देशों के प्रिजाइडिंग ऑफिसर और G20 सदस्य देशों के 10 डिप्टी स्पीकर शामिल हुए। हालांकि खालिस्तान विवाद के बीच कनाडा के स्पीकर रेमोंडे गेगने कार्यक्रम में नहीं आई। प्रधानमंत्री ने कहा, आतंकवाद को लेकर हम सभी को सख्ती बरतनी होगी। आतंकवाद की परिभाषा को लेकर आम सहमति न बन पाना बहुत दुखद है। आज भी UN इसका इंतजार कर रहा है। दुनिया के इसी रवैये का फायदा मानवता के दुश्मन उठा रहे हैं। दुनिया भर के प्रतिनिधियों को सोचना होगा कि आतंकवाद के खिलाफ हम कैसे काम कर सकते हैं। बीजेपी 41 सीटों पर उम्मीदवार उतार चुकी है, लेकिन कांग्रेस में अभी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक भी नहीं हुई। कांग्रेस में टिकटों को लेकर अब सक्रियता बढ़नी शुरू हुई है। जयपुर कांग्रेस वार रूम में आज प्रदेश चुनाव समिति की बैठक होगी। इसमें टिकटों का फैसला हाईकमान पर छोड़े जाने का एक लाइन का प्रस्ताव पास किया जाएगा। कल दिल्ली में गौरव गोगोई की अध्यक्षता में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी। आज की बैठक के बाद कांग्रेस में टिकट को लेकर सारी एक्सरसाइज दिल्ली शिफ्ट हो जाएगी। स्क्रीनिंग कमेटी की लगातार बैठक चल रही है। इसके बाद अगले सप्ताह कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति CEC की बैठक होनी है, जिसके बाद उम्मीदवारों की पहली सूची जारी होगी। कांग्रेस में करीब आधी सीटों पर सिटिंग गेटिंग टिकट रिपीट करना, यानी कि फॉर्मूले में मौजूदा विधायकों और पिछले उम्मीदवारों को ही टिकट दिए जाने पर विचार किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने दिल्ली शराब घोटाला मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है। उन्होंने ट्रायल कोर्ट द्वारा उन्हें दी गई रिमांड को भी चुनौती दी है। कोर्ट इस मामले पर आज सुनवाई करेगा। ईडी ने 4 अक्टूबर को संजय सिंह के घर करीब 10 घंटे तक चली छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया था। 5 अक्टूबर को उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से कोर्ट ने संजय को 10 अक्टूबर तक की रिमांड पर भेज दिया था। बाद में 3 दिन और रिमांड बढ़ा दी गई थी।
एसडीएम चक्राता मिश्रा के स्थानांतरण के विरोध में व्यापार मंडल चक्राता के द्वारा मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन तहसील प्रशासन के माध्यम से प्रेषित किया गया। आपको बता दें कि व्यापार मंडल चक्राता एवं स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा एसडीएम चक्राता का स्थानांतरण के विरोध में व्यापार मंडल और क्षेत्र के लोगों ने विरोध किया और तहसील के माध्यम से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को एक ज्ञापन प्रभारी तहसीलदार केशव दत्त जोशी के माध्यम से भेजते हुए कहा कि निवर्तमान उप जिलाधिकारी मिश्रा का कार्यकाल काफी अच्छा रहा। वह बेहद ईमानदार और कर्मठ अधिकारी हैं। वह अपने कार्य के प्रति बेहद सजग हैं। समय समय पर उनके द्वारा सरकारी कार्यालय का निरीक्षण भी किया जाता रहा है, जिसे दूरस्थ क्षेत्र में भी कर्मचारी रहने लगे और तीनों तहसीलों में कर्मचारी उपलब्ध होने से सभी के काम आसानी से होने लगे। लेकिन देवी आपदा में अब जिलाधिकारी द्वारा स्वयं जांच करना कुछ लोगों को रास नहीं आया, जिसको लेकर उनका स्थानांतरण कराया गया। इन्हीं बिंदुओं को लेकर लिखित में तहसील प्रशासन के माध्यम से अधिकारी को ज्ञापन भेजा गया है। आज जो हमने ज्ञापन दिया, कल रात को एक सूचना मिली कि यहाँ पर कुछ समय से जो एसडीएम साहिबा थी युक्ता मिश्रा जी, उनका ट्रांसफर हो गया। हमारा थोड़ा सा ये है कि भाई आने वाला कोई भी अधिकारी होगा, वो मजिस्ट्रेट होगा, एसडीएम ही होगा, उनका विरोध नहीं है हमें कोई, ये प्रक्रिया है शासन प्रशासन की। लेकिन मेरा मानना ये है कि जिस हिसाब से एसडीएम साहिबा जो युक्ता मिश्रा जी थी, उनका काम करने का तरीका था, एक आम आदमी को किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होती। उनके पास 3 तहसीलों का चार्ज था और तीनों तहसीलों में बहुत अच्छा सामंजस्य बिठाकर वो हफ्ते में 2-2 दिन एक तहसील को दे रही थी। कानून व्यवस्था बिल्कुल सही हो गई थी। आम जनता के जो काम थे वो बहुत सिस्टम से और बहुत स्मूथली हो रहे थे। तो हमारा मुख्यमंत्री जी को हमने ज्ञापन दिया है तहसील प्रशासन के माध्यम से, और हमारी मांग ये है कि उनके ट्रांसफर को तत्काल निरस्त करके उन्हें दोबारा से चक्राता में नियुक्ति दी। मामला ये है कि एक बड़ा दुखद विषय है कि इतनी ईमानदार अधिकारी जिन्होंने सारी व्यवस्थाएं पटरी पर ला दी थी, जो जौन साहब की व्यवस्था है सारी गड़बड़ा रखी थी, और पटरी पर लाते हुए जब ये सामान्य हो गई थी तो अचानक इनका जो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। जो भी एसडीएम साहब यहाँ आ रहे हैं तो हमें तो कोई वो है नहीं कि भाई किसी का विरोध नहीं है, हमारे तो सारे मजिस्ट्रेट है, लेकिन ऐसे अच्छे अधिकारी को अचानक जो है ट्रांसफ़र करना एक थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। सब लोगों को जनता इससे त्रस्त है और जनता की शिकायत है कि भाई उनको जो है यहीं रोका जाए, उनका जो स्थानांतरण वो रद्द किया जाए। मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से चर्चा के दौरान कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा, दिग्विजय सिंह के अपनों पर चोट होती है तो तिलमिला जाते हैं। इजराइल हमले पर एक भी शब्द नहीं बोला। जो मामला न्यायालय में विचाराधीन है उसे दिग्विजय सिंह कैसे क्लीन चिट दे सकते हैं? इस पर खड़गे को भी सफाई देनी चाहिए। दिग्विजय सिंह जैसे लोग बंटा धार करके ही मानेंगे। कमलनाथ क्यों चुप हैं? कांग्रेस को निंदा प्रस्ताव रखना चाहिए। आतंकवाद और आतंकवादियों के बाप हैं। दूसरे धर्म पर कभी सवाल उठाते नहीं देखा होगा। ओसामा को ओसामा जी बोलते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हिंदुओं को बांट दो। सिमी की तुलना बजरंग दल से करते हैं, जिनके शासनकाल में सिमी का आतंक चरम पर था। अब किसी आतंकवादी की हिम्मत नहीं कि एमपी में जिंदाबाद या मुर्दाबाद का नारा लगाएं। अपनों को चोट होती है तो दर्द से तिलमिला जाते हैं। पीएफआई, दिग्विजय सिंह, हमास के खास क्यों देंगे देश का साथ? पीएफआई और हमास तो बहाना है। कांग्रेस का काम आतंकियों को बचाना है। तुष्टीकरण से प्रेम, यही है कांग्रेस का असली गेम। आज तक ये बात समझ में नहीं आ पाई कि जब दिग्विजय सिंह के अपनों पर चोट होती है तो दर्द से तिलमिला जाते हो। हमास ने जब इजराइल पर आक्रमण किया तो इनका किसी का भी एक भी शब्द नहीं निकला, और इजराइल ने किया तो फिर देखिए कहां से घूम घूम के गली से कोई फिलिस्तीनी की गली को पकड़ा, किसी ने कोई को पकड़ा, कोई पीएफआई पे आ गया कि 97% केस झूठे हैं।
जो मामला सब जुडिस हो, न्यायालय में विचाराधीन हो, उसको दिग्विजय सिंह कैसे क्लीन चिट दे सकते, स्पष्ट करना चाहिए। पीएफआई उत्तराखंड ग्रामीण बैंक क्षेत्रीय कार्यालय हल्द्वानी की शाखा तली बमोरी के अंतर्गत एक वित्तीय जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन वित्त मंत्रालय के आदेश पर किया गया था। इस कार्यक्रम में जन जागृति स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष मीनाक्षी पांडे, सचिव मंजू कपिल सहित अन्य महिलाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बैंक के सहायक महाप्रबंधक KM शर्मा ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु बैंक की तरफ से चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी। ये ग्रामीण बैंक से मेरे समूह का खाता है और नगर निगम द्वारा हमको हर क्षेत्र में काम करने के लिए स्टॉल प्रोवाइड किए जाते हैं और हमको वहाँ से ये प्रोडक्ट बनाने के लिए और अदर चीज़ों के लिए हम लोग को वहाँ से भी लोन मिलता है। रही वहाँ से अगर पास हो जाता है हमारा लोन तो हमें ग्रामीण बैंक से वो लोन मिलता है। हमको यहाँ जितनी भी महिलाएं थी सब स्वयं सहायता से जुड़ी थी, उसमें नगर निगम और ग्रामीण बैंक द्वारा DIC द्वारा हम लोग को जैसे बैंक से लेने वाले ऋण और बैंक से जो जितनी भी योजनाएं हैं जिससे हम सभी महिलाओं को फायदा हो वो लोनों के बारे में जानकारी दी गई। उस लोनों को कुछ महिलाओं ने लिया है, जो महिलाएं उस लोन को लेने के बाद अपने प्रोडक्ट तैयार कर रही हैं और यहाँ हमारी प्रदर्शनी भी लगी थी जिसमें सब लोगों ने निरीक्षण किया और हमारे प्रोडक्ट सबको पसंद आए। उत्तराखंड ग्रामीण बैंक द्वारा जो विधिक साक्षरता शिविर जो आज लगाया गया है उसमें हमको उद्योग विभाग को भी आमंत्रित किया गया है और जिला उद्योग केंद्र की जो भी योजनाएं हैं, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री रोजगार योजना और प्रधानमंत्री जी द्वारा जो अभी PM विश्वकर्मा योजना लॉन्च की गई है छोटे शिल्पकार और कारीगरों के लिए, उनकी जानकारी यहाँ पर दी। यहाँ पर महिला शक्ति की काफ़ी उपस्थिति है और उनको बताया कि कैसे स्वावलंबी बन सकते हैं और छोटा छोटा ऋण प्राप्त करके UGB के माध्यम से जो है ऋण सुविधा हम उपलब्ध करा सकते हैं। भारत सरकार की वित्तीय जागरूकता कार्यक्रम देश भर में चलाए जा रहे हैं। उत्तराखंड ग्रामीण बैंक में भी इसमें जागरूकता के जन जन तक पहुँचाने का प्रयास कर रहा है। इसमें आम जनों को सूचित किया जाता है कि अपने से संबंधित कोई भी जानकारी साझा न करें। OTP आज कोई भी अगर फोन पर पूछता है तो उसको न बताया जाए। इससे 100% सुरक्षित रहा जा सकता है जब इसमें सावधानियां बरती जाएं। 26 हफ्ते की प्रेगनेंसी को मेडिकली अबॉर्ट करने के केस में शुक्रवार 13 अक्टूबर को लगातार 5वें दिन सुनवाई हुई। दलीलें सुनने के बाद चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की बेंच ने निर्देश दिया कि AIIMS के डॉक्टर्स का बोर्ड महिला की मानसिक और शारीरिक जांच करके उसकी मनोविकृति का पता लगाए। CJI ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता महिलाओं को दोपहर 2 बजे बोर्ड के सामने पेश होना होगा। इसके बाद बोर्ड रिपोर्ट बनाए कि महिला को दी जा रही डिप्रेशन की दवाओं से भ्रूण को कैसे बचाया जा सकता है। मामले की अगली सुनवाई 16 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे होगी। इसी दिन AIIMS बोर्ड को यह रिपोर्ट CJI की बेंच में रखनी होगी। पंजाब के पूर्व मंत्री राजकुमार वेरका आज घर वापसी कर रहे हैं। 2022 विधानसभा चुनाव में हार का सामना करने व कांग्रेस की बुरी हार के बाद उन्होंने हाथ का साथ छोड़ कमल का दामन थाम लिया था। वे उन नेताओं में शामिल थे जिन्होंने कांग्रेस की अंतर्कलह के चलते कांग्रेस का दामन छोड़ा था। अब घर वापसी करने वाले वे पहले नेता बन गए हैं। राजकुमार वेरका के साथ पूर्व मंत्री गुरप्रीत सिंह कांगड़, श्याम सुंदर अरोड़ा, जीत महेंद्र सिद्धू, अमरीक सिंह समराला, रेणवा और जोशन भी कांग्रेस में आने की तैयारी में हैं। राजकुमार वेरका ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि उन्होंने भाजपा से रिजाइन दे दिया है। विकासनगर के उप जिला चिकित्सालय में मरीजों का आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि उसके हिसाब से अस्पताल में स्टाफ और संसाधनों का लगातार अभाव बना हुआ है। अस्पताल का हाल यह है कि एक ही चैम्बर में 2 से 3 डॉक्टर एक साथ मरीज देख रहे हैं। जगह की कमी के चलते चिकित्सकों के कक्ष के बाहर मरीजों को खड़े खड़े अपने नंबर का इंतजार करना पड़ता है। यहाँ तक कि स्टाफ की लापरवाही कई बार यहाँ देखने को मिलती है। अस्पताल में 3 वार्डों में 30 बेड उपलब्ध है, जिसमें से 14 बेड डेंगू मरीजों के लिए रखे गए हैं। कई बार मरीजों को बेड उपलब्ध न होने के कारण रेफर करना पड़ता है। अस्पताल में जगह की कमी के चलते ICU, डायलिसिस मशीन, जनरल वार्ड में सुविधाओं का विस्तार नहीं हो पा रहा है। इसी के चलते अस्पताल में ब्लड बैंक भी अभी तक नहीं खुल पाया। हालांकि चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर विजय के द्वारा बताया गया कि जल्द ही ब्लड बैंक भी खुल जाएगा। नहीं, देखिए ये जो हमारा चिकित्सालय है
इसमें बहुत बड़े क्षेत्र से मरीज आते हैं। सिर्फ विकासनगर ब्लॉक ही नहीं है, इसमें कालसी, चक्रौता, सहसपुर क्षेत्र के भी आते हैं और इवन नदी पार हिमाचल के भी मरीज यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ मरीजों की संख्या बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ रोज़ 500-600 की तो ओपीडी हो जाती है और हमारे यहाँ कुल 30 बेड हैं जो लगभग पिछले 2-3 महीने से भरे चल रहे हैं। उसमें से 14 बेड हमने डेंगू के लिए रिजर्व किए हैं, वो भी लगभग पूरे भरे हुए हैं। और बहुत सारे मरीजों को हम भर्ती उस वजह से नहीं कर पाते और उन्हें संदर्भित करना पड़ता है आगे भेजने के लिए। और कर्मचारियों की संख्या भी हमारे यहाँ काफ़ी कम है। जिस हिसाब से हमारे यहाँ पे काम है, जो सृजित पद हैं उसके अनुपात में भी कर्मचारी कम हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।